हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ प्रेप जोन। मैं हूं शुभम कुशवाहा, आपका सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का एजुकेटर। आपके डिमांड पे हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो सीरीज लाए थे, ये आज उसका पार्ट 2 है। यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पहला वाला लेक्चर था उसमें हमने 20 से 30 क्वेश्चन देखे थे। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन और थोड़ा सा कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि सोशोलॉजी बाय शुभम सर के नाम से है, आप उसमें जरूर जुड़े, जिसमें उसके आपको पीडीएफ या जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस या जो भी सारी चीजें होती हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगी। क्लियर। सो एक और अनाउंसमेंट है कि हम जो प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है या प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है उसकी सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, जो कि 2023 से स्टार्ट होगा। 2023 वाले पेपर को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्लियर। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो कि पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि विच एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड, वो कहता है कि विच एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड विद द क्वालिटेटिव रिसर्च। ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं इस ऑप्शन में से जो कि क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक शोध से आपके ताल्लुकात रखते हैं, या कौन से ताल्लुकात उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है। सो पहली विशेषता ये कहता है, पहली विशेषता कहता है कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस। यानी वो कहते हैं कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस। अगर आपने देखा होगा कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसमें कभी भी स्टैटिकल या न्यूमेरिकल जैसे वर्ड नहीं आते हैं, या स्टैटिकल या न्यूमेरिकल चीजें हम उसमें मेजर नहीं करते हैं। क्लियर। जब भी हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कैटेगरी की या किसी क्वालिटी की। कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम इसमें देखते हैं। क्लियर। यानी विशेषताएं हो गई, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। तो कहता है कि पहला स्टैटिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं एम्फेसिस ऑन स्टोरी टेलिंग एंड नैरेटिव, कहानी और वर्णन पर जोर देता है। फोकस ऑन कंट्रोल लेबोरेटरी सेटिंग, यानी लेबोरेटरी में इसका परीक्षण या नियंत्रण प्रयोगशाला परिस्थितियों का अध्ययन। कोई भी सोशोलॉजी की जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, ये जब भी हम सोशल साइंस में रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें कभी रिसर्च जो होता है वो लेबोरेटरी में नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं कि आपका जिसमें ए और सी होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन ए बी सी वाला गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सी, बी में भी आपका सी आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास बचता है बी, डी और ई, यानी इम्फेसिस ऑन स्टोरी टेलिंग पे बात करते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेटिव नेचर के होते हैं, मतलब जो व्याख्यात्मक होते हैं, जो व्याख्या करते हैं सारी चीजों का, ये उसकी बात करते हैं। क्लियर। उसके बाद इम्फेसाइज ऑन द कल्चरल इंटरप्रिटेशन ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग, मतलब जो सांस्कृतिक व्याख्या होती है और अर्थ निर्माण पर जोर दिया जाता है, ये उसकी बात करते हैं। क्लियर। ये उसकी बात करते हैं। राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, कौन से हैं वो जो कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, जैसे कि आयु, सेक्स, इनकम या रिलीजन। पिछले में ही हमने देखा था कि हम किसकी बात करते हैं, कैटेगरी की बात करते हैं, किसी कैटेगरी की बात करते हैं, या क्वालिटी की बात करते हैं, या किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो जब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं तो जो एज है उसे आप क्या कर सकते हैं, उसे आप नाप सकते हैं, यानी आप उसे नंबर में डिनोट कर सकते हैं या न्यूमेरिकली आप उसको देख सकते हैं। दूसरा, इनकम को भी आप न्यूमेरिकली देख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन और एज, ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास बचता है सेक्स और रिलीजियस फेथ। क्या आप किसी के जेंडर को आप न्यूमेरिकली दर्शा सकते हैं, या किसी के रिलीजियस फेथ को आप स्टैटिकली या न्यूमेरिकली आप दर्शा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शन, यानी ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज अ क्या, करेक्ट आंसर। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम, ये नॉन न्यूमेरिक होते हैं। क्या होते हैं, नॉन न्यूमेरिक। क्या, नॉन
न्यूमेरिक यानी जो गैर संख्यात्मक होते हैं, जो गैर संख्यात्मक होते हैं यानी जिनको आप संख्या में नाप नहीं सकते हैं। वहीं अगर जब मैं क्वालिटेटिव की इसमें बात कर रहा हूं तो जो हमारा एज है और जो हमारा इनकम की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव, क्या हो जाएगा, सॉरी क्वांटिटेटिव, क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वांटिटी यानी गुणात्मक यानी मात्रात्मक वेरिएबल हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से उसको मिलान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, आप जो ऑप्शन दिया हुआ, एक तरफ बुक लिस्ट दी हुई है, एक तरफ उनके ऑथर दिए हुए। ये इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू से कई बार ये इसमें से आपसे पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है द मेथोडोलॉजी ऑफ, देखिए अगर आपसे नहीं बनता तो आप ये देखिए कि आपसे कौन सा वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट बन रहा है। तो द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, बहुत अच्छे से बुक ये याद होना चाहिए। ये बुक किसकी है, मैक्स वेबर की है। किसकी है, मैक्स वेबर की, जिसमें वो बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की। किसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। क्लियर, ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट बुक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड किसकी है, इमाइल दुर्खाइम की है। इसमें इन्होंने बात की है किसकी, सोशल फैक्ट की बात की है। किसकी, सोशल फैक्ट की बात की। आई होप आपको याद होगा। ये बुक तो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए आपको, सारी चीजें एकदम सामने तो सामने रखा होना चाहिए। ठीक। वहीं दूसरी बुक आती है, अब अगर इसमें से हम एलिमिनेशन लगाएंगे तो आपको बन जाएगा। पहले का देखते हैं, तीसरा कहाँ है, यानी एक पांचवा किसमें किसमें आ रहा है, एक पांचवा इसमें, बी का तीसरा भी आ रहा है, यानी आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो आप नहीं बने उनको आप मिला लीजिए। द टूल्स ऑफ सोशल साइंस, द टूल्स ऑफ सोशल साइंस यानी जॉन मैज की ये बुक है, द टूल्स ऑफ सोशल साइंस। द मेथड ऑफ सोशल रिलेशन, द मेथड ऑफ सोशल रिलेशन, जॉन लाल एंड अदर्स की बुक है। इसमें ये बात करते हैं तो टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सर्वे हो गया, जैसे कि सर्वे हम करते हैं, केस स्टडी करते हैं, ये सब क्या है, टूल्स हैं हमारे सोशल साइंस के। क्लियर, आइए, आई होप आपको समझ आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड, शोध नैतिकता में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। यानी जो रिसर्च एथिक्स होता है, जो कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं रिसर्च करने के, उसमें से क्या नहीं होता है। क्लियर, देखिए जब भी आप रिसर्च करेंगे तो आपके अंदर ऑनेस्टी होना चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट, आपको टॉपिक्स को लेकर। उसके बाद इंटीग्रिटी होनी चाहिए, यानी आप उसके प्रति सत्य निष्ठा की भावना रखें कि जो आप उसमें लिखेंगे वो सही लिखेंगे, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड नहीं होगा, बहुत ज्यादा इधर से उधर बातें आप उसमें नहीं करेंगे। दूसरी ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो वायस होती है, जो आपके क्या कहते हैं उसको, कि आप किसी चीज को एक मतलब ज्यादा जोर दे रहे हैं, उसके पास पक्षपात कर रहे हैं, तो ये कहता है, ऑब्जेक्टिविटी कहता है कि अवॉइड बायस, अवॉइड बायस यानी जो आपके पक्षपात है उसको क्या करता है, ये खत्म करता है। बट सब्जेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, यानी जब हम सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, व्यक्तिपरकता की बात करते हैं, तो ये कहता है कि आपका अपना विचार क्या होता है, यानी ओन थॉट्स, आपका अपना विचार क्या है, आपके अपने विचार क्या हैं, अपने विचार क्या हैं। अगर आप अपने शोध में अपने विचार को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे, ज्यादा दर्शाएंगे, तो आपके जो रिसर्च है वो सही से नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां आ जाएंगी। ठीक है। रिसर्च एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड होते हैं कुछ, कुछ क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। किसके, टू कंडक्ट, टू कंडक्ट रिसर्च, टू कंडक्ट रिसर्च मतलब कुछ आपके मानदंड होंगे जो कि आपको रिसर्च जब करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो आपको देखना पड़ता है। ये आई होप आपको ऑब्जेक्टिविटी का भी मतलब समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि
which the degree of freedom in square test square test of independence of टू एट्रीब्यूट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स मीन्स का मतलब है, जो कि एक आर है एंड सी है। कंटिजेंसी टेबल जब हम उसको टेबल में बनाएंगे, टेबल इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला सही होता है। तो जब भी हम उसका सम करके निकालते हैं, ये उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो भी हमारे पास वेरिएबल है सर, तो इसका सही फॉर्मूला होगा R-1 इंटू C-1। क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि methods of exploratory the method of exploratory and descriptive study of people in natural सेटिंग्स, यानी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा प्राकृतिक विधि होता है जिसको हम प्राकृतिक मानते हैं और कौन सा प्रयुक्त विधि होता है। तो एक्सप्लोरेटरी में जब हम बात करते हैं तो एक्सप्लोरेटरी मतलब एक्सप्लोर करता है, जो हमारी स्टडी इन डेप्थ स्टडी की बात करता है, स्टडी इन डेप्थ इन डेप्थ यानी गहनता के अध्ययन की बात करता है। जब आप उसको गहनता के साथ अध्ययन करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा वर्णनात्मक तरीके से अध्ययन करते हैं। क्लियर? तो इसमें जो होता है दैट इज पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन मतलब जब भी आपको किसी को बहुत ज्यादा गहनता के साथ अध्ययन करना है तो आपको पार्टिसिपेट करके उसमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन एथनोमेथोडोलॉजी या एथनोग्राफी का पार्ट होता है। इसका पार्ट होता है एथनोग्राफी। इसका पार्ट होता है एथनोग्राफी, यानी जब आप उसी समुदाय उसी पॉपुलेशन के साथ रह के उनकी स्टडी करते हैं, यानी जब डे टू डे की बात आप करते हैं, जब डे टू डे लाइफ की बात करते हैं। क्लियर? डे टू डे लाइफ को जब आप स्टडी करते हैं और पार्टिसिपेंट्स जो आपके सैंपल के, जो आपके पॉपुलेशन के लोग हैं या कम्युनिटी के लोग हैं, तो आप उनको स्टडी करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। वहीं जो सर्वे होता है, ये सर्वे क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। सेकेंडरी का मतलब है जो कि दूसरों के एक्सपीरियंस होता है, जो अदर्स एक्सपीरियंस होते हैं उनकी बात करनी। एक्सपेरिमेंट में जब हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओरल हिस्ट्री अप्रोच इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू। ओरल हिस्ट्री अप्रोच जो है, ओरल हिस्ट्री अप्रोच मतलब जैसे कहानियां सुनाना। आपने देखा होगा कि जब हम अपने गांव में जो हमारे दादाजी हैं या जो भी हम कहानी सुन रहे हैं कि जो भी मतलब जो भी हमारे इंडिजीनियस जो लोग होते हैं जिन्होंने हमें कहानी सुनाई और हम उसको आप आज अपना इतिहास मानते हैं। जैसे कि कोई भी आप कहानियां ले सकते हैं, जैसे कि हनुमान जी ने इतना बड़ा पहाड़ उठा के गए थे, तो मे भी जो भी टेस्ट ये इसके एविडेंस होंगे, बट ये हमें कैसे पता चला? ये हमें कहानियां लोगों ने सुनाते गए, और जब वो कहानियां सुनाते जाते हैं तो वो धीरे 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 क्या होती है, वो सत्य बन जाता है हमारे सोसाइटी का, वो एक्सपीरियंस हो जाता है, हिस्टोरिकल इवेंट मानने लगते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें होती हैं, तो इसे हम बोलते हैं ओरल हिस्ट्री अप्रोच, मतलब जो मौखिक तौर पे एक दूसरे से दूसरी जगह उसको जाती है। तो निम्नलिखित में से सुटेबल टू स्टडी द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ सिचुएशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समूह की जीवन स्थिति के विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ओरल मतलब जो किस बोलते हैं। सबसे ज्यादा किसने ओरल चीजें दी है? इंडिजीनियस लोग। जैसे कि तुलसी खा लो गला ठीक हो जाएगा, अदरक खा लो गला ठीक हो जाएगा। तो ये चीजें आपको किसने बताया? आपके दादा ने बताया, दादा किसी और ने बताया। तो ये सारी चीजें क्या है? इंडिजीनियस लोगों ने इसको ओरल अप्रोच से ये सारी चीजें फैलती हैं, जो कि उनके एक्सपीरियंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सपीरियंस की जब ये बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एक्सपीरियंस की बात करते हैं, या जो हिस्टोरिकली एविडेंस होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं,
जब ये इनकी बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं ओरल हिस्ट्री अप्रोच। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ अ गुड रिव्यू ऑफ द रिसर्च लिटरेचर, यानी जो रिसर्च लिटरेचर का रिव्यू होता है वो सबसे अच्छा सोच समझ क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका एम क्या होता है, हमें क्यों रिसर्च रिव्यू करना पड़ता है या लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। तो इसका सबसे अच्छा ये है कि जब आप रिसर्च यानी जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि स्टडी जो आपने पहले रिसर्च हो चुके हैं, यानी स्टडी अर्लियर जो रिसर्च होता है, अर्लियर जो रिसर्च होता है यानी जो आपने पहले रिसर्च कर चुके हैं, अर्लियर रिसर्च होता है, अर्लियर रिसर्च को स्टडी करना। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है जो कि नॉलेज है, नॉलेज अबाउट, नॉलेज अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, जो रिसर्च जो प्रॉब्लम है ये उसकी बात करते हैं, जो रिसर्च प्रॉब्लम है, जो रिसर्च प्रॉब्लम की ये बात करते हैं, यानी जो आपने शोध का जो समस्या या जो टॉपिक ली है उसके बारे में ये और ज्यादा आपको बताता है। तो इसमें से कौन सा सही है? ये कहते हैं कि सब्जेक्टिव एनालिसिस, सब्जेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, यानी जो विषय का वस्तुपरक का विश्लेषण नहीं कर सकते। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑथर्स एंड एफिलिएशन, मतलब सिर्फ लेखकों और उनके संस्थानों की जानकारी नहीं देता। जनरेटिंग रिसर्च क्वेश्चन एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चन, यानी जो आपने शोध का प्रश्न का निर्माण किया है उसको ये वैधता स्थापित करता है। कंडक्ट द मल्टीपल टास्क बेस्ड ऑन स्क्रीन में, ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच द स्कैटर डायग्राम इज ड्रॉन इफ द पॉइंट्स कम टू स्ट्रेट, इफ द पॉइंट कम्स टू स्टे, यानी स्कैटर डायग्राम जो होता है में बिंदु एक सीधी रेखा में आते हैं तो यह किसका संकेतक होता है? देखो यहाँ पे बात हो रही है कोरिलेशन की, कोरिलेशन की, कोरिलेशन किसके, वेरिएबल्स के बीच की बात हो रही है, इसके वेरिएबल्स के बीच की बात हो, किसके बीच की बात हो रही है, वेरिएबल्स के बीच की बात हो रही है। तो जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि ये क्या है, दो एक्सिस है हमारे पास, जिसे हम क्या बोलते हैं वाई, एंड इसे हम बोलते हैं एक्स, यहाँ पे 0 होता है। ये वाली जो लाइन है ये बताता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये वाली लाइन जो है ये बताता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच क्या हो, जो भी बिंदु है वो एक सिंगल रेखा में होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? लोग एक डायरेक्शन में तब जाते हैं जब दोनों के बीच रिलेशन अच्छा होता है। तो इन दोनों के बीच का मतलब है कि परफेक्ट रिलेशन, यानी इसे हम पॉजिटिव रिलेशन भी कहते हैं, इसे हम पॉजिटिव रिलेशन भी कहते हैं। बट अगर यही लाइन अगर ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट कोरिलेशन। अगर कोई लाइन नहीं बनती है तो ये क्या हो जाएगा, नो रिलेशन में आ जाएगा। क्लियर। तो जो स्कैटर डायग्राम होता है ये होता है ग्राफिकल, ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ऑफ डाटा, जो भी आपने डाटा किया है ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द सर्वे स्टडी एम्स, उस सर्वे का उद्देश्य क्या होता है, सर्वे का उद्देश्य क्या होता है? जैसे सेकंड गाइस,
सॉरी। तो सर्वे का उद्देश्य क्या होता है? जब हम सर्वे करते हैं, सर्वे स्टडीज का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि जो आपके नोइंग फैक्ट अबाउट द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, वर्तमान स्थिति के जो तथ्य होते हैं उनको जानना, या कंपेयर करना प्रेजेंट स्टेटस एंड स्टैंडर्ड नॉर्म से, या क्रिटिसाइज करना एग्जिस्टिंग सिचुएशन से, या आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन मतलब वर्तमान स्थिति में सुधार के उपयोग उपायों की पहचान करना, ये इसकी बात करता है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। जब हम सर्वे की बात करते हैं तो जो हमारे पास जो पहले से फैक्ट होते हैं उनके उनके बारे में बात करते हैं, या जो उनके कंपेयर की बात करते हैं प्रेजेंट और जो हमारे नॉर्म्स है उनके कंपैरिजन की हम बात करते हैं, क्योंकि स्टैटिकल होता है। स्टैटिकल में क्या होता है? कंपैरिजन आसान होता है। उसके बाद क्रिटिसाइज करते हैं, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन होता है उसके बारे में और क्रिटिसाइज करते हैं ताकि हम नया चीज फाइंड आउट कर सकें। आइडेंटिफाई करते हैं मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग की क्या इसमें सुधार की जरूरत है क्योंकि पहले से स्थिति बनी हुई है। तो ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़े भाई। टेलीग्राम आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, शुभम कुशवाहा, शुभम अंडरस्कोर कुशवाहा 06 के नाम से होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा इसमें कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। कैसे? डिडक्टिव रीजनिंग किसकी बात कर रहे हैं? डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहे हैं। आई थिंक येलो येलो पेन हुआ जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो जो डिडक्टिव रीजनिंग है, क्या जो डिडक्टिव रीजनिंग है उसमें क्या होता है? डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब डिडक्टिव वर्क्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। किसकी बात? जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक। वाइल इंडक्टिव रीजनिंग वर्क करता है स्पेसिफिक टू जर्नल। स्पेसिफिक टू जर्नल, इसी से सही हो गया। अगर आपको क्लियर एंड कट पता है ये ऑप्शन, ये इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग आपको पढ़ के ही जाना है। हर बार इससे एक पीवाईक्यू आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये है कि मैं बात करता हूं कि जो ऑल डॉग्स जो हैं वो क्या है? मैमल्स हैं। मतलब सारे जो डॉग्स हैं वो क्या है? जीव हैं। मैक्स नाम का एक कुत्ता है, ये डॉग है, वो भी वो भी क्या है? एक मैमल है। मैक्स इज अ डॉग, सो मैक्स इज अ मैमल। मतलब हमारे पास एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि सारे डॉग्स क्या होते हैं? जीव होते हैं। मैक्स भी डॉग है इसलिए वो भी जीव है। लेकिन इंडक्टिव, इंडक्टिव इसी का जस्ट अपोजिट। इंडक्टिव क्या कहते हैं? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या है? मैक्स यानी मैक्स नाम का कुत्ता है। फिर क्या है? इसका सेकंड ऑब्जेक्ट कुत्ता तो है लेकिन वो एक जीव भी है। अब ये जीव है तो हम एक जनरल थ्योरी बनाएंगे कि जीव है तो मतलब सारे कुत्ते क्या होंगे? क्या होंगे? मैमल्स होंगे। ऑल डॉग्स आर मैमल्स। तो ये हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव में क्या होगा? जनरल थ्योरी से लेकर हम स्पेसिफिक में जाएंगे। इंडक्टिव जस्ट अपोजिट उसका, एक स्पेसिफिक से लेकर हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं। तो इसका इसी से ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ भी सकते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग वर्क्स टू स्पेसिफिक जनरल हो ही नहीं सकता। बोथ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक ये भी नहीं हो सकता। बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव ये भी हो नहीं सकता है। क्लियर? सो डिडक्टिव का मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। इंडक्टिव का मतलब स्पेसिफिक टू जनरल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक पोस्टुलेट होता है। सपोजिशन तो नहीं होता, परिकल्पना नहीं होता। परिकल्पना भी होता है बट पोस्टुलेट का मतलब होता है, पोस्टुलेट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंट। इसमें दो आंसर सही हो सकते हैं। एक सपोजिशन जो होता है, परिकल्पना भी होती है। हाइपोथेसिस को आप परिकल्पना भी बोलते हैं।
हाइपोथेसिस को आप परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं कि आप एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू आपका पूरा रिसर्च का होता है कि आपने जो टॉपिक्स लिए आपको अपने ही परिकल्पना जो है अवधारणा है उसको क्या करना पड़ता है, गलत प्रूफ करना पड़ता है। तो ये हाइपोथेसिस होता है। ऑप्शन इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, बट जो पीवाईक्यूज आया था उसमें पोस्टुलेट माना गया था। अगर पोस्टुलेट नहीं होता तो आपको सपोजिशन लगाना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सैंपल विच फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफिशिएंसी, ध्यान से पढ़ना, फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफिशिएंसी, रिप्रेजेंटेटिवनेस, रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो सैंपल की दक्षता, प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता और लचीलेपन की आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो सैंपल कौन सा होता है। यानी सारी चीजें क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट का ही सिनोनिम्स क्या होता है, ऑप्टिमम, एकदम परफेक्ट, ऑप्टिमम। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्टिमम आंसर इज अ करेक्ट। ऑप्टिमम का मतलब है, ऑप्टिमम का मतलब है कि एकदम मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? जब इसका इसका मतलब क्या होता है कि मतलब जो आपने सारी चीजें हैं, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता होनी चाहिए, ये सारी चीजें एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। बट जो स्ट्रेटिफाइड सैंपल है, स्ट्रेटिफाइड सैंपल में आप क्या करते हैं, स्ट्रेटा बनाते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेटा बनाते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेटा बनाते हैं। आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक्सीडेंटल में क्या होता है, एक्सीडेंटल में होता है, एक्सीडेंटल में होता है कि जो भी कन्वीनियंस, यानी आप अपने हिसाब से कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस सैंपल। क्लियर? क्लस्टर में क्या होगा, आप इसको पॉपुलेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर। क्लियर? मतलब आप छोटे छोटे समूहों में उनको और डिवाइड कर दें अपने अकॉर्डिंग कि आपको, फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रेटिफाइड तो कर दिया कि ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, ये इतने इतने। अब उसमें भी आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कि आप इतने वेट वालों को रखेंगे, इतने हाइट वालों को रखेंगे, इतने जो भी परफेक्ट, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए आप उनको सैंपल को लेंगे। क्लियर? जो ऑप्टिमम सैंपल है, ऑप्टिमम सैंपल क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। किसको, मैक्सिमाइज द रिलायबिलिटी को, इसको रिलायबिलिटी को, रिलायबिलिटी को, जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको, यानी जो भी आपने सारे डाटा कलेक्ट किए हैं वो सारे सही होने चाहिए, उनको और वैधता प्रदान करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म इंडेक्सिबिलिटी, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इंडेक्स, इंडेक्स, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्सिबिलिटी का मतलब, इंडेक्स फिंगर से आप समझिए, इंडेक्स फिंगर का मतलब जब हम किसी को दिखा के बात करते हैं, उंगली दिखा के बात करना, दिखा के बात करना। इंडेक्सिबिलिटी का मतलब ड्राइविंग सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू द लुक, यानी देखने के माध्यम से वस्तु का अर्थ निकालना। जो आपने देखा है वही आप उसका अर्थ निकालेंगे, यानी डायरेक्ट परसेप्शन, विजुअल प्रेजेंस, यानी जो आप देख रहे हैं वही सारी चीजें क्या होगा, सिंबॉलिक। थप्पड़ मारना सिंबॉलिक है, तो आपने ऐसे हाथ मतलब सिंबल, तो जो आपने इसको देखा वही आपने परसेप्शन बनाया और उसी को बोलते हैं इंडेक्सिबिलिटी।
इंडेक्सबिलिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं हालांकि अनुक्रमणिकता, अनुक्रमणिकता। क्लियर, यानी आपने जैसे इंडेक्स फिंगर के आपने जिसको दिखा के बात की वही आपके लिए इंडेक्सबिलिटी है। क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक तरफ रिसर्च मेथोडोलॉजी दी है, एक तरफ उनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, अगर आप में से इसमें से कोई भी एक बनता है तो सही हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या है, एथनोग्राफी अभी पीछे पीछे बता दें मैंने। एथनोग्राफी का मतलब है, एथनोग्राफी का मतलब है कि जब आप किसी भी पॉपुलेशन को या पर्टिकुलर ग्रुप, सोशल ग्रुप को ऑब्जर्व करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं बाय द पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, मतलब आपने खुद अनुभव करके, खुद उनके साथ रह के, खुद उनको सारी चीजें अनुभव करके जब आप उनके कल्चर, उनके एवरीडे लाइफ के बारे में जब आप लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं एथनोग्राफी, उसे हम बोलते हैं एथनोग्राफी, उसे हम बोलते हैं एथनोग्राफी। फादर ऑफ एथनोग्राफी कौन है, फादर ऑफ एथनोग्राफी कौन है, ब्रोनिस्लॉ मैलिनोस्की, यानी ब्रोनिस्लॉ मैलिनोस्की, ब्रोनिस्लॉ मैलिनोस्की, मैलिनोस्की। क्लियर, मैलिनोस्की, ब्रोनिस्लॉ मैलिनोस्की, अंडमान आइसलैंडर की इन्होंने स्टडी की थी, अंडमान आइसलैंडर की इन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था। सो इसका क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए पहले का 3, पहले का 3 इसमें है ए, मतलब 1 और 2 तो ये दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए, बच्चा हमारे पास है। अब केस स्टडी, केस स्टडी का मतलब आप किसी पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। केस स्टडी का क्या हो जाएगा, सी का पहला, सी का पहला। सो ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट। एक्सपेरिमेंट जब भी आप करना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार उसको क्या कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शन नहीं देते मैं कैमरा बंद कर देता, आप अपने अनुसार उसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उसका अपने अनुसार क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ी इतना डालना है, अरे जैसे अपन केमिस्ट्री में करते थे कि इतना जो एकदम फिक्स सारी चीजें होती थी, इतना केमिकल मिलाना है, अपने अपने हिसाब से गर्म किया, सारी चीजें होती थी उसके अंदर। फिर कंटेंट एनालिसिस का क्या होता है, सिस्टमैटिक कंटेंट एनालिसिस का मतलब होता है, कंटेंट एनालिसिस का मतलब सिस्टमैटिक कोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्सचुअल एंड विजुअल मटेरियल, जो भी आपने जो भी उसके सामने है उसकी जब आपने स्टडी की, दैट इज कॉल्ड कंटेंट एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड कंटेंट एनालिसिस। एथनोग्राफी जरूर आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिवन बिलो दो सेंटेंस दिए हैं, एक असर्शन है एक रीजन है। पहला रीजन, रिसर्च विदाउट थ्योरी इज अ डायरेक्शनलेस। जो रिसर्च है, थ्योरी, अगर अगर फॉर एग्जांपल हम कोई फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में अगर हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है, पहले से कोई थ्योरी नहीं है, तो हमारा रिसर्च कहाँ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे कैपिटलिज्म के बारे में बात करना है, तो अगर मैं कार्ल मार्क्स या मैक्स वेबर या जो भी सारी कैपिटलिज्म रिलेटेड थ्योरीज हैं, अगर मैं उनको नहीं पढ़ूंगा तो मेरा जो रिसर्च है वो डायरेक्शनलेस हो जाएगा, मुझे पता है कैसे चलेगा कि क्या है कैपिटलिज्म। तो ये पहला ऑप्शन क्या कहते हैं, रिसर्च विदाउट थ्योरी इज अ डायरेक्शनलेस, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद रीजन क्या देता है, थ्योरी जो होता है वो आपको स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क देता है, आपको एक तरीके से ढांचा प्रदान करता है, क्या करता है, ढांचा प्रदान करता है, जो शोध और परिकल्पनाओं का निर्माण और मार्गदर्शन करता है, इसलिए इसको शोध की दिशा देता है। क्लियर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दोनों सही है, बट दोनों का आर जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, आर जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता, तो ऑप्शन ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। क्लियर, ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, कहते हैं मैक्स वेबर इज एसोसिएटेड विद द इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी, बिल्कुल सही बात है, मैक्स वेबर इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी, फादर ऑफ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी भी मैक्स वेबर को बोला जाता है, ध्यान देना, फादर ऑफ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी इज मैक्स वेबर। कौन, मैक्स वेबर। क्लियर, इमाइल दुर्खाइम एसोसिएटेड विद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, बिल्कुल गलत बात, कौन है, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। क्लियर, उसके बाद कहते हैं पियर पियर बर्दाव
पियरे बर्देव जो है वो एसोसिएटेड विद फील्ड थ्योरी, बिल्कुल सही बात है। इरविन गॉफमैन एसोसिएटेड विद सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन ये तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, क्लियर। पियर बर्देव जो है, बर्देव जो है वो सोशल फिनोमिना के बारे में बात करते हैं, सोशल फिनोमिना। वहीं इरविन गॉफमैन क्या है, ड्रामाटर्जिकल की बात करते हैं, ड्रामाटर्जिकल, ड्रामाटर्जी की बात करते हैं। यानी जो भी आप जो एक्शन है वो एक रंगमंच की तरह होता है, जो समाज में सब लोग अपने अपने एक्शन एक रंगमंच की भूमिका निभाते हैं। कि मैं पर्दे के सामने यानी आपके सामने क्लास में कुछ और रहूंगा, उसके पीछे कुछ और रहूंगा, जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो कुछ और रहूंगा। तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग होते हैं। सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। क्लियर, आई होप समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इंडियन सोशोलॉजिस्ट इज नोन फॉर हिज एप्लीकेशन फॉर द हिस्टोरिकल एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इन द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, इंडियन सोसाइटिकल स्ट्रक्चर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है। ए आर देसाई को, इसका ऑप्शन सही है ए आर देसाई। ए आर देसाई जो कि 1915 से 1994 तक थे। इन्हें 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 मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी, मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी से थे, या इन्हें इंडिया का कार्ल मार्क्स भी बोला जाता है। ऑन द कॉन्टेक्स्ट, इसमें इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी को इन्होंने कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से इन्होंने स्टडी किया, कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से इन्होंने स्टडी किया। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। क्लियर, ध्यान देना है। उसके बाद इसमें से और थोड़ा सा ध्यान देते, अच्छा क्वेश्चन है। एम एन श्रीनिवासन ने संस्कृताइजेशन की बात की, किसकी बात की, संस्कृताइजेशन, किसकी बात करते हैं, संस्कृताइजेशन की बात करते हैं। एंड डोमिनेंट कास्ट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, डोमिनेंट कास्ट की बात करते हैं। क्लियर, आपका इसमें सवाल है कि उन्होंने कौन से विलेज की स्टडी की थी, किस विलेज की स्टडी की थी। एंद्रे बेत्तेई जो है, एंद्रे बेत्तेई जो है तंजौर के श्रीपुरम विलेज का इन्होंने स्टडी किया। किसका, श्रीपुरम विलेज। इरावती कार्वे ने किनशिप की स्टडी किया उन्होंने। क्लियर, किनशिप की स्टडी किया। आप मुझे इरावती कार्वे की बुक्स जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन बनाने में, शोध प्रारूप बनाने में पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप है डाटा एनालिसिस, तो हो नहीं सकता। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ये भी नहीं सकता। पब्लिशिंग रिसर्च, ये भी नहीं सकता। सो पहला ऑप्शन सी यानी थर्ड ऑप्शन ये कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम टू स्टडीज, यानी अध्ययन की जाने वाली समस्या को पहचान करना, या जिसे हम रिसर्च प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम के भी नाम से जानते हैं। आप मुझे कमेंट में बताएंगे, या आपका होमवर्क है, या आप मुझे बताएंगे कि प्रॉब्लम के बाद कौन सा स्टेप आता है।
चलो मैं ही बता दूं। प्रॉब्लम के बाद आता है लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद आता है, तीन बता देता हूँ, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, क्लियर, इतना ध्यान रखना। और फिर उसके बाद आता है रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन करेंगे, रिसर्च डिजाइन करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट होगा, उसके बाद कंक्लूजन देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो ऑप्शन वन इज अ करेक्ट आंसर। टी टेस्ट जो होता है, जिसे हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए काम देते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग टूल है ये, हाइपोथेसिस टेस्टिंग टूल है ये, क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग टूल। ये डिफरेंस बताता है, ये डिफरेंस बताता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, बिटवीन टू वेरिएबल्स, बिटवीन टू वेरिएबल्स, बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्लियर। वहीं जो क्वाई स्क्वायर टेस्ट था, क्वाई स्क्वायर जो हमने पहले पढ़ा था, ये कंपेयर करता है, कंपेयर करता है साइज ऑफ डाटा, जो भी आपने डाटा किया उनके साइज को कंपेयर करता है। तो आज के ये हमारा आखिरी सवाल था। इसी सीरीज में मैं यूनिट 2 का जो वन शॉट रिवीजन होना चाहिए, जो एकदम इम्पोर्टेंट है, उसको उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट आप किस यूनिट का चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए। हालांकि नेक्स्ट यूनिट मैं अभी थिंकर के ही जो हमारा फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वाले थिंकर बच्चे हैं, उनको लेके आऊंगा, उनके सारे क्वेश्चन को हम पीवाईक्यूज में सॉल्व करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ जो हम ईयर वाइज जो हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो हम ईयर वाइज सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन, 2023 से हम शुरू करेंगे। एक क्लास में हम ज्यादा से ज्यादा 30 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी क्लासेस हो जाती हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर बने और सब्सक्राइब जरूर करें भाई साहब, सब्सक्राइब तो जरूर करना है, साथ ही साथ शेयर भी करना है। क्लियर। तो आई होप आप मेरी क्लासेस का फीडबैक जरूर दीजिए कि मेरी क्लासेस में क्या दिक्कतें हैं या मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसके फीडबैक जरूर दीजिए। और बने रहें आप हमारे जयरा प्रज्वल के साथ। थैंक यू।